दोस्तों, कानपुर रेलवे स्टेशन पर एक लड़की ट्रेन का इंतजार कर रही थी। प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। तभी कुछ देर बाद एक ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पर रुकती है, जिसका नाम था जम्मू सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ट्रेन के रुकते ही भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दिल्ली जाने वाले यात्रियों से ट्रेन पहले ही खचाखच भरी हुई थी। लड़की ने देखा कि भीड़ में घुसना मुश्किल था, लेकिन किसी तरह हिम्मत करके वह ट्रेन के अंदर चली गई। ट्रेन के अंदर के हालात तो और भी खराब थे। पैर रखने तक की जगह नहीं थी, लेकिन लड़की ने किसी तरह एक सीट का किनारा पकड़कर खड़ा होने की जगह बना लेती है। वह थोड़ी अस्वस्थ भी लग रही थी। दोस्तों, उसी बोगी में एक नौजवान लड़का बैठा था जो फौजी था। उसने लड़की की हालत को देखा और उसकी तकलीफों को समझने की कोशिश की। इसलिए कुछ देर सोचने के बाद वह लड़की से कहा, बहन जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरी जगह बैठ जाइए, मैं खड़ा हो जाता हूँ। लड़की ने तो पहले इनकार किया, लेकिन जब फौजी ने जोर दिया और दोबारा कहा तो आखिरकार लड़की मान गई और उसके सीट पर बैठ गई और फौजी खड़ा हो गया। फिर कुछ देर बाद ट्रेन अपनी गति से चलने लगती है, पर दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी थी। लड़की फौजी की मदद से थोड़ी राहत महसूस कर रही थी, लेकिन सोच में डूबी थी। और इधर फौजी भी चुप था, पर उसके मन में कुछ और चल रहा था। क्या वह सिर्फ मदद करके अपना कर्तव्य निभा रहा था, या इसके पीछे कुछ और राज छिपा था? फिर ट्रेन में ही फौजी ने उस लड़की के साथ कुछ ऐसा किया कि लड़की सोचने लगी कि क्या यह मुलाकात इस सफर के साथ खत्म हो जाएगी, या फिर किस्मत ने उनके लिए कुछ और सोचा है। दोस्तों, सफर पूरा होने के बाद क्या होगा? क्या दोनों फिर कभी मिलेंगे, या फिर वे दोनों एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे? दोस्तों, यह कहानी बेहद ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी को। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार विजेता। आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है कानपुर के रहने वाली एक लड़की की, जिसका नाम रीमा था। रीमा अच्छी खासी पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। रीमा के दो घर थे, एक कानपुर में, दूसरा नोएडा दिल्ली में, जहाँ उसके माता पिता रहते थे। इसलिए उसका आना जाना दोनों जगह पर लगा रहता था। एक दिन रीमा दिल्ली जाने के लिए कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंची और ट्रेन का इंतजार कर रही थी। प्लेटफॉर्म पर काफी भीड़ थी। जब ट्रेन जम्मू सुपरफास्ट एक्सप्रेस आई तो वह पहले से ही पूरी तरह खचाखच भरी हुई थी। किसी तरह धक्का मुक्की करते हुए रीमा तो ट्रेन के अंदर घुस गई और एक कोने में सीट का किनारा पकड़कर खड़ी हो जाती है। वहां भी इतनी भीड़ थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। उसी बोगी में एक नौजवान लड़का बैठा था, जिसका नाम अरविंद था। अरविंद बिहार का रहने वाला और आर्मी में जवान था। वह जम्मू में तैनात था और घर पर छुट्टियां खत्म करके अपने ड्यूटी पर वापस लौट रहा था। उसकी उम्र 27 से 28 साल थी और रीमा भी लगभग 25 से 26 साल की थी। अरविंद ने रीमा की हालत देखी और उसे खड़े होकर सफर करने में परेशानी होते हुए महसूस किया, तो उसने तुरंत सोचा कि मैं एक फौजी हूँ और मेरा फर्ज है दूसरों की मदद करना। उसने अपने मन में यह सोचते हुए थोड़ी जगह बनाई और रीमा से कहा, बहन जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे सीट पर बैठ जाइए, मैं खड़ा हो जाऊंगा। रीमा ने पहले तो मना किया, लेकिन अरविंद के दोबारा कहने पर वो उसकी सीट पर बैठ गई और अरविंद खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद रीमा ने अरविंद से कहा, भैया आप भी यहीं बैठ जाइए, क्योंकि ट्रेन में जगह हो न हो, दिल में जगह होनी चाहिए। यह सुनकर अरविंद थोड़ा हल्का सा मुस्कुराया और दोनों एक साथ बैठ गए। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई थी। तो रीमा ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? अरविंद ने जवाब दिया, मैं जम्मू में ड्यूटी कर रहा हूँ, वहीं जा रहा हूँ। फिर अरविंद ने भी रीमा से पूछा, और आप कहाँ जा रही है? रीमा ने बताया, मैं दिल्ली जा रही हूँ, नोएडा में मेरा घर है, वहीं माता पिता रहते हैं। ऐसे कानपुर में भी मेरा घर है, वहाँ भाई और भाभी रहते हैं। दोनों ने अपने अपने परिवार के बारे में एक दूसरे से बहुत सारी बातें की। बातें करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब शाम होने लगा था और इसके साथ ही दिल्ली का सफर धीरे धीरे खुशनुमा होने लगा। दोस्तों, बीच बीच में चने नमकीन बेचने वाले भी आते थे।
तो वो दोनों मिलकर साथ में खरीदते और खाते थे। अब दोनों का सफर और भी ज्यादा मजेदार हो गया था। ऐसा लगने लगा था कि जैसे दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते हो, पहचानते हो। ट्रेन दिल्ली की ओर बढ़ रही थी, लेकिन अब दोनों के मन में एक सवाल था, क्या यह सफर दिल्ली पहुंचने के बाद खत्म हो जाएगा या फिर इस मुलाकात का कुछ और ही मतलब है। दोस्तों, जब दिल्ली स्टेशन आने वाला होता है तो दोनों एक दूसरे से मोबाइल नंबर ले लेते हैं और उसके बाद रीमा ने हल्की मुस्कान के साथ अरविंद से पूछा, क्या आपकी शादी हो चुकी है। अरविंद ने जवाब दिया, नहीं अभी तो नहीं हुई है, 4-5 महीने बाद शादी की प्लानिंग है, लेकिन फिलहाल कुछ तय नहीं है। इसके बाद अरविंद ने भी रीमा से पूछा, और आपकी शादी। यह सुनकर रीमा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, हाँ मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन अब हमारा तलाक हो गया है। अब हम अलग अलग रहते हैं, हमारा कोई बच्चा भी नहीं है। अरविंद ने उसकी बात ध्यान से सुनी और दोनों के बीच बातचीत और भी गहरी होती गई। समय कैसे बीत गया दोनों को पता ही नहीं चला। जब ट्रेन दिल्ली पहुंची तो दोनों ने एक दूसरे को गुड बाय कहा और रीमा नोएडा अपने घर चली गई और अरविंद इधर जम्मू के लिए निकल पड़ा। नोएडा पहुंचने के बाद रीमा ने अरविंद को फोन किया, क्या आप पहुंच गए। अरविंद ने जवाब दिया, हाँ रीमा मैं सही सलामत पहुंच गया हूँ। और आप। रीमा मुस्कुराते हुए बोली, मैं भी पहुंच गई हूँ, अपना ख्याल रखना। दोनों के बीच फोन पर बातें होने लगी और धीरे धीरे उनकी दोस्ती और भी गाढ़ी होती गई। और इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं और एक दिन अरविंद ने रीमा से कहा, रीमा अब तुमसे दूर रहना मुश्किल हो गया है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो। रीमा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है अगर तुम मिलना चाहते हो तो मैं मना नहीं करूँगी, कहाँ मिलेंगे। अरविंद ने जवाब दिया, कानपुर में एक होटल में मिलते हैं। और उसके बाद फिर दोनों मिलने का एक समय तय कर लेते हैं और तय समय पर रीमा कानपुर पहुंच जाती है और अरविंद भी छुट्टी लेकर घर वालों को बिना बताए वहां पहुंच जाता है। होटल में उनका मिलने का समय सुबह 10 बजे था, लेकिन अरविंद 11 बजे के आसपास पहुंचता है। उसके बाद फिर दोनों अपने कमरे में जाते हैं और प्यार भरी बातें करते हैं और इन्हीं प्यार भरी बातों से उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। फिर उन दोनों ने शारीरिक रूप से एक दूसरे के करीब आने का फैसला किया और उसके बाद दोनों ने कुछ दिन होटल में एक दूसरे के साथ ऐसे ही समय बिताते हैं जैसे वे पति पत्नी हो। इसके बाद रीमा ने अरविंद को अपनी बहन के घर लखनऊ चलने के लिए कहा। रीमा की बहन को पहले से इस रिश्ते के बारे में पता था। वे दोनों 8 दिन तक रीमा की बहन के घर पर रहते हैं, वो भी पति पत्नी की तरह। इन दौरान उनका रिश्ता और भी गाढ़ा हो जाता है और दोस्तों वे दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और मानो उनका पूरा संसार अब एक दूसरे में ही सिमट गया हो। उनके इस रिश्ते में इतना प्यार और लगाव हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते। दोस्तों, इसके बाद एक नया मोड़ कहानी में आता है। अरविंद अपने घर चला जाता है और घर लौटने के करीब 15 दिन बाद फोन करके वह रीमा से कहता है, चलो दिल्ली चलते हैं, वहाँ कुछ समय बिताते हैं। फिर वे दोनों दिल्ली जाते हैं और 15 दिन के लिए किराया पर एक कमरा लेते हैं। इन 15 दिनों में अरविंद और रीमा साथ रहते हैं। इसी बीच रीमा के घर वालों को पता चल जाता है कि वह अरविंद से बात करती है और उनके बीच अब रिश्ते बन चुके हैं। जब यह खबर उन दोनों को पता लगता है कि उनके माता पिता जान गए हैं, फिर एक दिन वे दोनों मंदिर जाते हैं जहां वे एक दूसरे से जीने मरने की कस्में खाते हैं और अरविंद रीमा की मांग में सिंदूर भरकर उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। फिर वह उसे अपने घर लेकर आता है। पहले तो घर वालों को कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन कुछ दिन बाद रीमा की सच्चाई सामने आ जाती है और घर वालों को पता चलता है कि रीमा तलाकशुदा महिला है। इस पर अरविंद के घर वाले रीमा से शादी तोड़ने के लिए अरविंद पर दबाव बनाने लगते हैं। तब अरविंद भी अपने घर वालों की बात मान लेता है और रीमा को जीवन के बीच सफर में अकेला छोड़ देता है और उसे घर से बाहर भी निकाल देता है, क्योंकि अरविंद को दूसरी जगह शादी करने के लिए 20 लाख रुपए मिल रहे थे। रीमा अब अकेली और असहाय हो जाती है। रीमा परेशान होकर वह पुलिस में शिकायत दर्ज कराती है और पुलिस को लेकर रीमा अरविंद के घर पहुंचती है
और उनके घर वालों से पुलिस बात करती है। मीडिया भी मामले को कवरेज करने लगती है। जब अरविंद से पूछा जाता है तो वह साफ साफ इनकार कर देता है कि वह रीमा को नहीं जानता है। लेकिन रीमा सबूत दिखाती है, फोटो दिखाती है और उनकी पुरानी बातें बताती है। पुलिस कहती है अगर तुमने इससे प्रेम किया है तो तुम्हें इसे अपनाना चाहिए। पुलिस की बात अरविंद मान लेता है, लेकिन बाद में अरविंद रीमा को अपने साथ जम्मू चलने के लिए कहता है। और जब रीमा अरविंद के साथ जम्मू जा रही थी तो अरविंद चालाकी से रीमा को बीच रास्ते में छोड़ देता है और जम्मू भाग जाता है। पर रीमा हार मानने वालों में से नहीं थी। वह उसका पीछा करते हुए जम्मू पहुंच जाती है और वहां बड़े अधिकारियों के सामने यह मामला रख देती है। अधिकारियों ने अरविंद को बुलाया और उससे कहा तुम्हें इसे अपनाना होगा। इसके बावजूद भी अरविंद रीमा को नहीं अपनाता है और वह बेचारी अब दर दर भटकने लगती है। आखिरकार कुछ लोगों ने मिलकर उसकी मदद की और उसे एक चाय की दुकान खुलवा देता है और रीमा उसी दुकान को चलाकर अपना जीवन बसर धीरे धीरे करने लगती है। इसी तरह लगभग 4 साल बीत जाते हैं। इसी दौरान उधर अरविंद की शादी भी टूट जाती है और अब उसे रीमा की याद सताने लगती है और वह रीमा को ढूंढने निकल पड़ता है। एक पुराने दोस्त से उसे पता चलता है कि रीमा चाय की दुकान चला रही है। अरविंद वहां पहुंचता है और रीमा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। वह कहता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है रीमा, कृपया तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें दोबारा अपनाना चाहता हूँ। लेकिन रीमा मानने से साफ साफ इनकार कर देती है। लेकिन अरविंद बार बार विनती करने लगता है। अरविंद के इस तरह रोते गिड़गिड़ाते और हाथ जोड़कर विनती करते देखकर गांव के जो लोग थे रीमा को बहुत समझाते हैं। तब जाकर रीमा अरविंद को माफ कर देती है और दोनों फिर से एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और दोनों एक बार फिर से नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि किसी रिश्ते के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चा प्यार करता है उसे कभी धोखा नहीं देना चाहिए, वरना जिंदगी में पछताना पड़ता है। उम्मीद है कि यह कहानी आपको सोचने पे मजबूर करेगी और कुछ सीख देगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी मुझे इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत।